आज हम साथियों एक ऐसा पेपर आपको कराने वाले हैं ईवीएस का, जिससे आपके एग्जाम में बार बार कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वो पेपर आपका है दिसंबर 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, 30 की 30 क्वेश्चंस आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? तो गोलकोंडा किला क्या चालुक्य राजवंश ने बनवाया था, या आपके काकतीय राजवंश के द्वारा, या पल्लव राजवंश के द्वारा, या चोल राजवंश? तो अब आप लोगों को साथियों याद रखना है, गोलकोंडा किला आपके काकतीय राजवंश के द्वारा 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पेपर में दे दिया जाता है कि 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान में आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, इन दोनों की आपस में गुणा कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा 45 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 63। आप लोग सभी लोग सदिश और अदिश राशियों से परिचित होंगे। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? देखिए, अदिश राशियाँ कौन सी हो जाएंगी? जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम लोग अदिश राशियाँ कहते हैं। तो इनमें से द्रव्यमान जो है आपकी वो एक अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई भी प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है, वो क्या कहलाती है? तो देखिए, अब आप लोगों को याद रखना है, जिसके आर पार ना देखा जा सके, जो पारदर्शी ना हो और उससे कोई भी प्रकाश किरण ना गुजर सके, उससे हम लोग अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। जैसे आपका उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं, एक लोहे का टुकड़ा ले लेंगे, इससे क्या प्रकाश किरण गुजर सकती है? नहीं। या लकड़ी ले लें, या एक मोटा कपड़ा कर लें। ठीक है, 3 हमने आपको उदाहरण भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर आपसे नेक्स्ट कहता है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बात से अच्छे से परिचित होंगे कि चंद्रमा पर कोई भी द्रव्यमान 1/6 होता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी 10 किलोग्राम दे रखा है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि जो 1/6 है, इससे आपको क्या कर देनी है, 10 की गुणा करना है। तो पृथ्वी का भार और ये जो आपका चंद्रमा की सतह का भार है, तो 10 × 6 करना है सिर्फ, आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 60 ग्राम। तो याद रखना है सिर्फ इतना सा, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर, देखिए चंद्रमा की सतह पर हमेशा याद रखना है, कोई भी द्रव्यमान हो वो 1/6 होता है, और यहाँ पर दे रखा गया 10 किलोग्राम। तो आपस में सिर्फ गुणा कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 60 किलोग्राम, जो कि आपकी विकल्प नंबर 4 में दे रखा गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब यहाँ पर कहा गया कि एक विलय का विघटन दर किस पर निर्भर करती है? तो जो भी एक विलय होगा उसकी विघटन दर आप लोगों को याद रखनी है, आपकी सतह के क्षेत्र पर निर्भर करेगी। ठीक है, किस पर निर्भर करेगी, सतह के क्षेत्र पर। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या पूछता है कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होगी इन चारों में से? क्या समूह चर्चा, या पोस्टर बनाना, या बच्चों को एक पौधे को अपनाने और उसे पोषित करने में मदद करना? जी बिल्कुल, ये आपकी सबसे उपयुक्त रणनीति हो जाएगी, जो कि आपके विकल्प नंबर 3 में दे रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपसे 68 क्या कह रहा है। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस में लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख भी नहीं किया गया है। तो इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? चलिए देखते हैं। आप लोग देखेंगे जब ऑप्शन नंबर 3 में, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित थे, ये जो विकल्प है आपका प्रासंगिक नहीं होगा बिल्कुल भी, बाकी तीनों के तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तो 68 का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा।
इससे क्या समुदाय में बातचीत करने का अवसर मिलेगा, ये भी बात सही है। इससे बच्चों का डेटा हैंडलिंग समझने में एक साथ काम करने में भी सक्षम बनाया जाएगा, ये भी सही है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में भी मदद मिलेगी, ये भी बात आपकी राइट हो जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन सीटेट का लेवल इस टाइम जो है ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 आना है EVS में। चलिए इसको हम लोग एक सिचुएशन आपके सामने, इसको बस समझते हुए चलना है। क्या प्रश्न कहता है कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव जो है पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा तो बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न भी पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर भी चर्चा की। क्रमशः आग और बिजली के झटके पर कुछ सुरक्षा जो दिशा निर्देश थे उन पर भी चर्चा की और LPG और इलेक्ट्रॉनिक बिल का भी इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा होगा? क्या ये अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण है या अन्वेषण दृष्टिकोण होगा या मानववादी या संज्ञानात्मक? तो आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल कर रही है वो आपके अन्वेषण दृष्टिकोण का इस्तेमाल कर रही है। अन्वेषण का अर्थ होता है खोजना या ढूंढना, सिर्फ इतना सा याद रखना है। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोजना या तो ढूंढना। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि आखिर क्यों समुदाय और एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है? ऐसे इसलिए है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसीलिए समुदाय जो है एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन आपका हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 आपसे कहता है कि EVS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने से क्या तात्पर्य होगा? तो इससे तात्पर्य आपका ये हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 71 नंबर प्रश्न का, क्योंकि छात्रों को सीखने में पूरी तरह से किसी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अवसर और सहायता तभी संभव होगा जब जो संसाधन है वो प्रभावी ढंग से और सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के कुछ चीज़ें आपकी बाहर से होनी चाहिए, तभी आपका इसे समृद्ध करने का साथियों आपका जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, EVS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा, दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो इस बारे में शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, ये बात बिल्कुल राइट हो जाएगी, क्योंकि कक्षा 3 के छात्र यद्यपि रमा परिवार की अवधारणा के बारे में बताती है और वो एकल परिवार और संयुक्त परिवार के ऊपर विस्तार से चर्चा करती है, इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है आपका 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी EVS कक्षा में गतिविधियां हैं? तो EVS की कक्षा में क्या चित्र पढ़ना गतिविधि होगी? जी बिल्कुल। फील्ड भ्रमण भी हो जाएगा, श्याम पट्ट का उपयोग। तो उपयुक्त सभी जो है ये आपकी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गतिविधियां हो जाएंगी। आगे क्वेश्चन आपसे पूछता है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकती है यदि वह एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी होना चाहिए, तभी ये साथियों समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है पर्यावरण अध्ययन। तो आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे नेक्स्ट कहता है कि EVS पाठ्य पुस्तकों में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन नंबर 2 में बताया गया कि सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुँचाएं सपेरे और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ये बात आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगी विकल्प नंबर 2 में जो बताया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे देखते हैं 76 क्या कह रहा है।
विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो मिड डे मील समय के लिए जो सबसे प्रासंगिक हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ये आपके मिड डे मील के समय के लिए सबसे प्रासंगिक हो जाएगा कि ये क्या है, अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो बोझ के बिना सीखना आपको बताता है कि अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ये बोझ के बिना सीखना बताता है कि क्या करना है, जो आपका अवबोध है इसको भार कम करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 77 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब बालक अबोध बालकों के बच्चों को हल्का किया जाए, उसे बिना बोझ की शिक्षा दी जाए, उससे जो है पर्यावरण अध्ययन के दौरान किसी भी प्रकार का बोझ ना महसूस हो। तो आपसे 77 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है आप लोगों से कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो समूह में सीखना आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि समूह में सीखने का उद्देश्य यही होगा, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाता है समूह में सीखना। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा 78 नंबर प्रश्न का। कहा गया बाला का पूरा रूप क्या है? तो जो बाला का पूरा रूप आपका हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ये आपके बाला का पूरा रूप हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर कह रहा है वैकल्पिक रूपरेखा का क्या अर्थ होता है? ये भी आपके सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। तो जो वैकल्पिक रूपरेखा होती है इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, ये आपकी वैकल्पिक रूपरेखा का अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, ये क्या है? तो ये एक हमारी लोगों की जो है, यहाँ पर देखा जाए इसका जो सही जवाब है, तो यहाँ पर याद रखना उस टाइम जो सीटेट में आपका सही आंसर माना गया था वो मिथक। देखिए इन दोनों में से दोनों राइट हो सकते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा भी और मिथक। तो मिथक आपका सही माना गया था तो आप लोग इसको ही सही मानेंगे। ठीक है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, ये आपका एक पूरी तरीके से मिथक बात हो जाएगी। अतः यह अवधारणा सिर्फ क्या है, एक मिथक है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना ऑप्शन नंबर 4 सही है। और ये इस तरीके से जो भावनाएं होती हैं रूढ़िबद्ध धारणाओं को भी प्रदर्शित करती हैं, ये भी आप लोग समझते होंगे। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो बिहार के सापेक्ष इसकी जो स्थिति हो जाएगी वो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? क्या सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है? क्या ऐसी स्थिति में सबसे धीमी होगी? जी बिल्कुल नहीं। जब सतह का क्षेत्रफल घटता हो लेकिन तापमान बढ़ता हो, ऐसी स्थिति में भी सबसे धीमी नहीं होगी वाष्पीकरण की प्रक्रिया। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में आपसे कहता है सतह का क्षेत्रफल तापमान दोनों में जब कमी होगी तब आपके वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो जो है साथियों सबसे धीमी होगी। तो यहाँ पर विकल्प आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। कह रहा है स्थान, दूरियां और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति में समझने की क्षमता, क्या ये चित्रण कौशल है या पदस्थिति कौशल है या ग्राफिक कौशल है या दिशात्मक कौशल है? तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका चित्रण कौशल हो जाएगा। ठीक है, चित्रण कौशल के माध्यम से किसी भी स्थान की दूरी, उसकी दिशा के बारे में जानकारी मिलती है। बिना चित्रण के हम किसी भी स्थान के बारे में सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए ये आपके एनसीएफ 2005 से प्रश्न पूछा गया है। कहा गया कि किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी।
तो ये सिफारिश आप लोगों को हमने पहले ही बता दिया था। एनसीएफ 1975 के अंतर्गत ऐसा किया गया था। क्या किया गया था, इसमें एक प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई थी एनसीएफ 1975 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें क्या होता था कि इसमें आपका साथियों ये बताया गया था कि कक्षा 1 व 2 में प्राकृतिक पर्यावरण की शिक्षा जो है अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, तथा कक्षा 3 से 5 तक इसे पर्यावरण भारत 1 व पर्यावरण भारत 2 में सामाजिक अध्ययन और प्राकृतिक विज्ञान के रूप में इसको पृथक किया जाना चाहिए। ये बात आपकी एनसीएफ 1975 में कही गई थी। अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने की प्रथा है। तो जो स्थानांतरित खेती करने की प्रथा है वो आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हो जाएगी। ठीक है, और स्थानांतरित खेती में याद रखना है आपके ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इन जैसे राज्यों में ज़्यादातर की जाती है। और ये जो स्थानांतरित खेती है इसको हम लोग झूम कृषि के भी नाम से भी जानते हैं। ये इसकी खास बातें थी। क्वेश्चन नंबर आपसे कहता है कि नदी बांधों से उत्पन्न जो जल विद्युत है इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं पहला कथन, या पानी एवं हवा को प्रदूषित नहीं करता है, ये बात क्या सत्य नहीं है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो इनमें से जो बात सत्य नहीं है वो आपकी विकल्प नंबर 4 में जो कहा गया है कि बांध जो है ये आपके टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य नहीं है। तो आप लोगों को याद रखना है तीनों बातें आपकी सही हैं, 1, 2, 3। विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। निगेटिव पूछा गया था तो निगेटिव ही बता दिया। क्योंकि आप लोगों को पता होगा बांध के माध्यम से लोगों को सिंचाई के संसाधन भी मिल सकते हैं। इसके अलावा बांध से भारी मात्रा में बिजली का भी उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर है वो विकल्प नंबर 2, 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इनमें से जो ग्रीन हाउस गैसें आपकी हो जाएंगी वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगी, मीथेन, जलवाष्प, ये सारी जो है आपकी ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपसे कहता है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। तो जो ठंडे रेगिस्तान है ये मानसून से इसलिए प्रभावित नहीं होते क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इस वजह से जो है ये आपके मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 89 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी वजह से ये भी याद रखना यहाँ पर ज़्यादा वर्षा भी नहीं होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो ताजमहल पीले होने की जो वजह है क्या सल्फर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्लोरीन है या सल्फर डाइऑक्साइड है। तो याद रखना है इसके पीले होने की जो वजह है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि ताजमहल पीले होने की वजह एसिड रेन या प्रदूषण जैसे कारण हैं। लेकिन जो एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ताजमहल का हरा रंग और उसके पास यमुना में फैल रहे प्रदूषण, ताजमहल के जो हरा रंग है इसको उसमें जो साथियों कीड़े का कारण भी हो सकता है हरे रंग। तो यहाँ पर एक बात आपकी लिखी हुई है एक्सप्लेन में कि चुरानोमस कैलीग्राफ्स नाम के कीड़े के कारण हो रहा है, इस वजह से। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा आपको सिर्फ इतना याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार आपका हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन जो हमने 2018 के पेपर के आपके साथ EVS के डिस्कस किए हैं। तो इन 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा है, कितने क्वेश्चन सही किए इस प्रीवियस ईयर पेपर में, आप सभी लोग बताएंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप सभी लोग।